की बार जो 4 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई है, अब की बार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? क्यों नहीं बन पाएंगे? जब गरीबों की सुनेंगे तो क्यों नहीं बन? तो मोदी जी ने कार्य किए हैं वो कहाँ तक सही रहे हैं? जो नोटबंदी की सही तो नोटबंदी जो हुई थी उसमें आपको बहुत बड़ी तकलीफ हो हम कोई नहीं रह कुछ रही आप नए पीएम किसको चुनने वाले हैं? राहुल गांधी को या मोदी जी को? ऐसा है आगे बढ़े। वोट तो जीहे जीवे करिए। हमें वोट से मतलब नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं कि जो पिछले मोदी जी के कार्य रहे हैं वो कहाँ तक सही रहे हैं या गलत रहे हैं? मोदी जी के कार्य और सब सही रहे हैं। हाँ। तीन गाय वाली बात है। हाँ, तो इनका कहना है कि जो गायों की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हुई है वो गलत है, और मैं भी यह कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो गायों की समस्या उत्पन्न हुई है वह बिल्कुल गलत है। तो इनके विचार में आइए, और कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, और कुछ नहीं। नहीं तो आप हाँ बोले फायदा हाँ फायदा का सही है। हमें ये पता केवल करना है कि जो लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं उनकी समस्याएं थी जो पिछले 4 साल में वो कहाँ तक हल हुई हैं। आपका आवास बना है या नहीं बना? हमारा नहीं बना। आवास नहीं बना? नहीं बना। आप आवास के पात्र हैं या नहीं हैं? हम सबका कुछ आवास आए के हैं, चला गया हमारे। अच्छा, राशन कार्ड? राशन कार्ड बना है आपका। जो है लोकसभा इलेक्शन 2019 आने वाले हैं, तो इसमें सरकार को अपना वोट बैंक जरूर बनाना होगा। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं वो क्या कहते हैं सरकार के बारे में। बताइए। क्या बताइए हमें? आप ये बताइए कि जो सरकार यहाँ की इस समय वर्तमान में चल रही है वो आपके लिए जो कार्य कर रही है वो मुस्लिम संप्रदाय के लिए कैसे हैं? तो हम लोग क्या पाते हैं? कुछ नहीं पाते हैं। कुछ नहीं पाते? कुछ नहीं पाते हैं हम लोग। हाँ। गरीब आदमी हैं। हाँ। जो आते हैं वो बड़े बड़े आदमी अधिकारी सब ले लेते हैं। हम लोग क्या पाते हैं? कुछ नहीं पाते हैं। राशन कार्ड आपका बना है? राशन कार्ड बना है। आवास आपको मिला है? आवास मिला है। आवास बहुत दिन पहले मिला हुआ है। हाँ, आवास मिला है। आवास बहुत दिन पहले मिला हुआ है। लेटरिन मिली हुई है ये सरकार में। हाँ, लेटरिन मिली हुई ये सरकार में। हाँ। जो हमारी सबकी भूमिहीन है, ये जो हमारे लोगों को पट्टा बने हैं, लेटरिन ज़मीन बनी है, वो 10 साल हो गए हम लोग जानते नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, पट्टे की ज़मीन आपको? पट्टे की ज़मीन नहीं मिली है हम लोगों को। हाँ। तो हम क्या चाहते हैं, जैसे जाने सरकार किसकी है। हाँ। क्या आज गरीबों के लिए करती है, क्या नहीं करती है। हाँ, सही है, सही है। हम क्या जाने। तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ उत्तर प्रदेश की गरीब जनता है उसके पास ज़मीन की समस्या भी है, खाने की समस्या भी है, आवास की समस्या भी है। तो आप जो लोकसभा इलेक्शन 2019 में आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो अब की बार जो 4 साल प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई है, अब की बार बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? क्यों नहीं बन पाएंगे? जब गरीबों की सुनेंगे तो क्यों नहीं बन पाएंगे? हाँ। और आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी ने महागठबंधन जो चलाया था, महागठबंधन, उससे जो काफ़ी प्रभाव महागठबंधन में उनकी सरकार बनेगी या नहीं राहुल गांधी की? अब ये तो हम बता नहीं सकते हैं भैया, बनेगी नहीं बनेगी। आज जो जनता उत्तर प्रदेश की है वही सरकार बना सकती है। हाँ, जनता बना सकती है। तो जनता के लिए जो प्रधानमंत्री यहाँ बनाएंगे तो उनको क्यों भूल जाएगी जनता? हाँ, जनता क्यों भूल जाएगी? क्यों भूल जाएगी? तो हमारा कहना यही, उत्तर प्रदेश के वासियों का कहना यही है कि जो हम लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं तो हमारी जो समस्याएं हैं, इन लोगों की जो गरीबों की समस्याएं हैं उनको देखी जानी चाहिए। लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनना चाहिए। हाँ। तो प्रधानमंत्री दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ हम लोग कहाँ चले जाएं? इतनी ताकत नहीं है जो दिल्ली पहुँच जाए, उनके सामने बात करें उनसे। हाँ। उनको बताएं ये अपनी समस्या है। हाँ। यहाँ प्रधान तक पहुँचे, तहसील तक पहुँचे, लखीमपुर तक पहुँचे, लेकिन हमारी लोगों को कोई सुनता? कोई नहीं सुनता है। जब बता रहे हैं कि 10 साल हो गए हैं मेरी ज़मीन को लेटरिन, सेलिंग की ज़मीन में लेटरिन बनी हुई है, पट्टा बने हुए हैं, उसको हमको नहीं मालूम कहाँ है कहाँ नहीं है। हाँ। 1076 नंबर लगा के प्रधानमंत्री से बात किया। हाँ। उनके जो अधिकारी हैं उनसे बात किया, वो भी कहते हैं क्या हमारे लोगों से सुनी जाती है। हाँ, सही है। हाँ। तो आपकी सुनवाई अब तक नहीं हुई है? कोई सुनवाई नहीं हुई है। जैसे हमको इंदिरा गांधी, वैसे राहुल गांधी, वैसे ही मुलायम सिंह, हमको वैसे ही ये जिस सरकार दिखाती है। गरीबों की सरकार कोई नहीं है। हाँ। तो इनका कहना है कि गरीबों की सरकार अब तक नहीं बन पाई है और गरीबों की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि जो गरीबों की सुनता है वही ज़्यादा दिनों तक टिकेगा यहाँ पर। वही ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। हाँ। जो गरीबों की सुनेगा वो ज़्यादा दिनों तक टिकेगा। काम करता है लोगों का, उसी पर भरोसा होता है उसी पर। और जो काम नहीं करता उसके पर भरोसा क्या है? उसके पर क्या भरोसा? जैसे ही हम ऐसे अब हैं वैसे ही तब रहेंगे। हाँ। तो जो समस्याएं हैं इनकी ज़मीन की या फिर कहें आवास की, उनको ख़त्म करना चाहिए।
आइए मिलवाते हैं हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे गरीब मुस्लिम परिवार से जिनको अभी तक क्या क्या सुविधाएं मोदी सरकार में मिली हैं। तो आइए जानते हैं जैसे जो पिछली मोदी सरकार रही है 4 साल में, जो 5 साल अब बीतने वाले हैं, उसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिली? आपको आवास मिला है या नहीं मिला? नहीं मिला। आवास नहीं मिला तो बताइए, तो आवास आपको नहीं मिला भैया झोपड़ियों में पड़े तो हम। तो और फोटो नहीं खींचना है आपका, ऐसे ही आप बताओ कुछ बताओ जैसे आवास मिला है ना, नहीं? आवास नहीं मिली। आवास नहीं मिली। और क्या सुविधाएं आपको नहीं मिली? अब कुछ ना, खाली अभी लेटरिन खाली बनी। अच्छा लेटरिन बनी है। हाँ। तो जो पीछे रहा तुम, जो पिछली सरकार रही है उसमें लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आप जानती हैं। तो आप किसको पीएम चुनना चाहेंगी, राहुल गांधी को या मोदी जी को? दोनों में से आप किसको चुनना चाहेंगी? जो 4 साल में उनका कार्यकाल रहा है, अच्छा रहा है या खराब रहा? बताओ। जी का बताइए। हाँ जी का बताइए। हमें नहीं बताना है, आपको जिसको सुविधा लगे। अगर मोदी जी सुविधा दे रहे हैं तो उनको वोट दीजिए। अगर भैया ने हाँ हमका पूछ सब बढ़िया। प्रधान हो गया, सुविधा का मिली है। तो इधर आ जाओ, आप थोड़ा बता दो। इधर आ जाओ, पानी भर गया। आ जाओ बाबा। तो जो है जो राहुल गांधी अगर सुविधा आपको दे सकते हैं तो आप वोट उन्हीं को देना। अगर मोदी जी दे रहे हैं तो उनको देना, अगर अखिलेश यादव दे रहे हैं तो उनको देना। जहां आपको सुविधा लगे वहां आपको वोट देना। हम ये नहीं आपसे कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट देना। हमें वोट से कुछ नहीं मतलब, हमें मतलब सिर्फ आपसे इतना है कि हम लोगों की सुविधा जानना चाहते हैं कि जो 4 साल में मोदी जी ने कार्यकाल किया है उसमें जो लोगों को कितनी सुविधाएं मिली हैं, कितनी ऐसी सुविधा कोई नहीं। सुविधा तो बताइए। कोई प्रधान और कोई बड़ा आदमी आवत है तो सब अपन पेट भर लेते हैं, चले जाते हैं। हमका का मिला? तो पेंशन आपकी बनी है वृद्धावस्था या नहीं बनी? पेंशन पेंशन बनी रहे तो कहूँ मिल जाते, कहूँ का तो अबे नहीं। तो आप उस मैनेजर से कहिए कि हमारी पेंशन अगर रुकी हुई है तो आप लिखित रूप में हमें दीजिए कि आपकी पेंशन नहीं आ रही है। लिखित रूप में अगर दें तो उसको ले जाकर आप विकास भवन है लखीमपुर खीरी में, अगर नहीं जानते किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछ लेना, ठीक है? वहाँ जाकर उस पर्ची को जमा कर देना। अगर आपकी पेंशन बंद है तो ठीक है, जैसे बंद है तो नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, फिर से आप आवेदन करवा सकते हैं, फिर से उसको कर सकते हैं। अगर मैनेजर नहीं दे रहा है तो वहाँ से मैनेजर पर बहुत बड़ी डांट पड़ेगी। तो हम आप आज जान रहे हैं यूपी में आंकड़े की जो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं उसमें जो मोदी जी ने कार्य किए हैं वो कहाँ तक सही रहे हैं। जो नोटबंदी की सही तो नोटबंदी जो हुई थी उसमें आपको बहुत बड़ी तकलीफ हो गई। कोई नहीं। हाँ। तो और जो यहाँ पे जो अभी पुलवामा हमला हुआ, सैनिकों पर हमारे सैनिक मारे गए, पाकिस्तान के भी मारे गए, तो ये बात सही है या? अब यूँ भैया हम बंद कर जाने, आप नहीं जानते ना पड़े। तो आप केवल इतना बता दीजिए कि जो लोकसभा इलेक्शन आ रहे हैं उसमें बेटर काम कौन कर सकता है? जो बेटर काम, जो सबसे अच्छा काम कर सकता है, प्रधानमंत्री बनने के लायक है, राहुल गांधी या मोदी जी? बताइए। हम भैया ना बताए जी का सब बने भैया हमारे यहाँ जब आई है आते पेट वाले बाबा चलो दे दी हम नहीं। मैं कह रहा हूँ अब की बार ऐसा नहीं करना है। अगर 4 साल में मोदी जी ने आपके लिए कुछ नहीं किया है तो क्या फायदा आपको मोदी जी से वोट देने का? अगर राहुल गांधी आपके लिए अच्छा कर सकते हैं तो आप राहुल गांधी को वोट दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ। अगर अखिलेश आपके लिए अच्छा कर सकते हैं तो आप अखिलेश यादव जी को वोट दीजिए। और बीएसपी वाले अगर अच्छा कर सकते हैं आपके लिए, आपको लगता है, तो उनको वोट दीजिए। हम भैया दीवा वाट हमारे कब हो रुकी नहीं है, हमारी मलैया दिख जाते हमारे। हम कह रहे हैं यहाँ एक बन जाते, यहाँ नहीं बन रहे, हमारे दिख ये लग जाती। वाटन वाले ने कह रहे लिया है का करी। हाँ सही है। आप इधर देख सकते हैं कि इनकी जो मकान अभी बन नहीं पाया है और जो इनको आवास की इनको ज़रूरत है। तो सरकार से मेरा यही कहना है कि जो आवास की समस्या यहाँ पर बनी हुई है वो जल्द से हल की जाए, इसीलिए इनका वोट बैंक गिर सकता है। और भाजपा सरकार में ये बड़ी बड़ी त्रुटियां हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं उनको आवास मिल रहे हैं और जो छोटे लोग हैं आवास पाएंगे तो प्रधान पेट भर दी जाए
हम कहाँ पाई। हाँ, मोहताज रोटी का यहाँ। हाँ सही। यहाँ का व्यक्ति रोटी को मोहताज है तो अपना आवास कहाँ से बनवा सकता है। तो मोदी जी से यही कहना है मेरा कि जो गरीब जनता है यहाँ की, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सबका आवास वो अपने किसी ऐसे सिस्टम के जरिए बनवाएं कि जो सिस्टम है वो पारदर्शी तरीके से हो, ऑनलाइन सिस्टम हो। वहाँ पे लोगों को जानने की आधार कार्ड इसीलिए बना है, वहाँ पे लोग जाने। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। प्रेमी कह रहे हैं कि दिन पे दिन दोनों लटके, तो क्या लटक रहे हैं? हाथ फेरने से क्या लटकने लगते? वही दूध लटकते। तो तुम बताओ कि दिन पे दिन क्या लटक रहे हैं? दिन पे दिन दूध लटक, शरीर में दूध है वो लटक रहे हैं, यानी कि जो उनका जो फ्रेंड है, यार है, वो जो ऐसे हाथ फेर देता है उस पे तो लटकने लगते हैं जी। हाँ, और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाला है कि RCM म्यूजिक कितना गंदा गाना बनाता है, बच्चों के भविष्य पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं हम यूपी के ही कुछ बच्चों से, क्योंकि बच्चे इस देश का भविष्य होते हैं। पढ़ने लिखने की बजाय बच्चे मोबाइल फोन में गाना देखते रहते हैं, और भोजपुरी के गाना इतने गंदे आते हैं कि बच्चों के मन में उनके बारे में कैसे कैसे ख्याल आते हैं। तो दिखाते हैं आपको इसी वीडियो में जो उनका सबसे पहला सुपर हिट गाना था, दिन पे दिन दोनों लटके। उस पर हम बच्चों के जो हैं रिव्यू लेते हैं कि उनको इस बारे में, उस गाने के बारे में क्या समझ में आता है, कि बच्चे उसको कैसे समझते हैं। पढ़ाई के बजाय उन गानों को देखने में उनका भविष्य बिगड़ रहा है, उसका अर्थ बच्चे क्या निकालते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं, तो जो गाना भी आपने देखा है वो अवधेश प्रेमी का है, दिन पे दिन दोनों लटके। तो ये बताइए कि जो हाथ फेरते हैं वो, तो दिन पे दिन क्या लटकने लगते हैं? जान नहीं पाते हम, नहीं जानते। क्या बताइए? ये नहीं बता पाए क्योंकि बोलने में थोड़ा शर्मा रहे हैं। तो तुम बताओ, जो गाना निकला था सुपरहिट अवधेश प्रेमी का, उसमें जो दिन पे दिन दोनों लटके, उससे आप क्या समझते हैं कि क्या लटकने लगते हैं? दो आम। आम हाथ लगाने से नहीं लटकते हैं, हाथ लगाने से कुछ और ही लटकता है। दूध। तो तुम बताओ, दिन पे दिन क्या लटकने लगते हैं? यानी जो गाने में कहा जा रहा है, अवधेश प्रेमी कह रहे हैं कि दिन पे दिन दोनों लटके, तो गाने में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? गाना में हम नहीं जानते, क्या करने की कोशिश करते। आगे हम पूछते हैं इनसे, आओ, कि जो दिन पे दिन लटके गाना है, उसमें जो अवधेश प्रेमी कह रहे हैं कि दिन पे दिन दोनों लटके, तो क्या लटक रहे हैं? हाथ फेरने से क्या लटकने लगते? वही दूध। आगे हम दूसरे बच्चे पूछते, तो देखिए किस प्रकार बच्चों के मन में ये भविष्य का बोझ बिठाया जा रहा है, गंदे गंदे शब्द बिठाए जा रहे हैं RCM म्यूजिक की तरफ से। तो अगले बच्चे से हम पूछते हैं, आओ तुम आओ, तो तुम बताओ कि दिन पे दिन क्या लटक रहे हैं? दिन पे दिन दूध लटक रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो सही मतलब इसका निकलता है कि दिन पे दिन दोनों लटके। हाथ फेरने से केवल वही चीज लटकती है जो शरीर में है, शरीर में हाथ फेरने से जो लटकती है वो आप लोग समझ सकते हैं। मैं इसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये YouTube की पॉलिसी के खिलाफ है। तो आओ आगे अगले बच्चे से पूछते हैं हम कि वो क्या समझता है इस बारे में, कि दिन पे दिन जो लटक रहा है वो क्या है? वही दूध लटकते हैं जो शरीर में। तो जो शरीर में दूध है वो लटक रहे हैं, यानी कि जो उनका जो फ्रेंड है, यार है, वो जो ऐसे हाथ फेर देता है उस पे तो लटकने लगते हैं जी। हाँ, तो बस यही था, यही जानना चाह रहे थे। तो आइए सब लोग एक साथ आ जाइए, बताइए कि RCM म्यूजिक जो गाने इस समय बना रहा है वो बच्चों के भविष्य बिगाड़ रहे हैं या बना रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। तो RCM म्यूजिक ये अच्छा कर रहा है या खराब कर रहा है? खराब कर रहा है। तो आप देख सकते हैं इतने बच्चों की राय है कि RCM म्यूजिक बहुत ही भद्दे और गंदे गाने बना रहा है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो RCM म्यूजिक बनाता है वो बहुत ही अच्छा
प्रयोग करता है वो बिल्कुल गलत है। तो आइए जानते हैं एक दूसरे व्यक्ति से जो इस समय कपड़ा बेचने शायद निकल रहे हैं। तो 1 मिनट भाई साहब रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए। उधर जाओ तो, उधर जाओ तो। आरसीएम म्यूजिक के जो गाने हैं, आरसीएम म्यूजिक और देश प्रेमी के जानते होगे सर, हाँ? तो उनका पहला गाना था दिन पे दिन दोनों लटके। तो उसमें क्या लटक रहे हैं? हमको तो मालूम नहीं, नहीं बताना पड़ेगा आपको, हम इससे दूर रहते हैं ना, आने का हम नहीं जानते। हाँ सही है। तो नमस्कार, इन्होंने कुछ नहीं बताना चाहा। आगे हम जानते हैं बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा है आरसीएम म्यूजिक। तो आरसीएम म्यूजिक से यही रिक्वेस्ट है कि इतने भद्दे गाने मत बनाएं कि बच्चों का भविष्य आगे चलकर बच्चों का भविष्य बिगड़े, क्योंकि बच्चे ही इस देश का भविष्य। दूसरे एक बच्चे क्यों कहे, जो युवा हमारे हो रहे हैं उनसे पूछने जा रहे हैं कि जो अभी धड़कन धनंजय का गाना निकला था कि पिया हो कैसे परदेश में रोज रोज बर्दाश्त करेला। तो आइए आगे आइए, आप आगे आइए। तो आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो गायक कह रहा है कि धड़कन धनंजय है, आरसीएम म्यूजिक का गाना जो है वो धड़कन धनंजय कह रहे हैं कि पिया हो कैसे प्रदेश में रोज रोज बर्दाश्त करेगा। तो क्या बर्दाश्त करे? वो पता नहीं क्या बता रहे, हम तो जानते नहीं सारे बर्दाश्त क्या। मगर ये एक बात है, धड़कन धनंजय साला बड़ा बेकार नालायक कुत्ता हरामी आदमी है यार। ये गाना बनाते हैं कि मादर चौथ, साले बनाने वाले हरामी कहते अपने बहन भाई और साले अपने माँ को नहीं डराते हैं क्या? तो ये बात साले की, यही बात सही है आपकी। मतलब गाली देना अच्छी बात नहीं है। मतलब मैं बताता हूँ कि लोगों के मुंह से गालियाँ निकलती ही रहती हैं, क्योंकि ऐसे गाने ही हैं और ऐसे गाने बनाते हैं। और मैं बताना चाहूँगा तुम्हारी आवाज अच्छी है भाई, मैं धड़कन धनंजय को ये बताना चाहूँगा, आवाज अच्छी है उनकी, अच्छी है कि नहीं? हाँ, आवाज अच्छी है, मगर उसने गाना गंदा बना दिया। गाने गंदे बनाते हैं या वो रोज रोज बर्दाश्त करेगा परदेश में। जो धड़कन धनंजय का गाना था उसमें क्या बर्दाश्त करेगा? ये तो हमें पता नहीं ये क्या बर्दाश्त करेगा। ये लोग क्या बना देते हैं, बर्दाश्त करे, क्या बर्दाश्त करेला यार? हाँ सही है, सही बात है। क्या बर्दाश्त करेला ना इसका मतलब कुछ समझ में आता है, ना ही लोग इस पर कुछ जान पा रहे हैं क्या बर्दाश्त कर। क्योंकि मारपीट जो दुख होता है वो बर्दाश्त किया जा सकता है कि नहीं? मारपीट उसको जो मारता है तो कहते हैं जो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता है। हाँ, दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाता है व्यक्ति। मगर और ऐसी क्या चीजें जो उनका पिया परदेश में बना देते हैं, गाने बर्दाश्त कर रहा है, अच्छे से कमाई कर रहा है और परदेश में है, वो क्या बर्दाश्त करेगा? पता नहीं तो क्या चल रही बर्दाश्त कर रहा है। तो जो उनकी पत्नी है वो ये कह रही है समझ कि में भी नहीं आता है। ये हम दिखाते हैं दूसरे गाने का रिव्यू, क्योंकि भोजपुरी गाने देश के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। तो दूसरा गाना पॉपुलर गाना था अभी अभी कि जवानी पानी छोड़े छोड़े कैसे। तो आइए हम जानते हैं बच्चों का भविष्य। थोड़ा वीडियो में हंसी तो आती है क्योंकि हंसी वाले गाने ही बना रखे हैं इन्होंने, क्योंकि ऐसे भद्दे शब्दों का प्रयोग ऐसे ही लोग कर सकते हैं जिनकी कोई इज्जत नहीं है, जो देश के भविष्य को बर्बाद करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं बच्चों से ही। तो बताइए कि बच्चों ये बताइए कि जो पॉपुलर गाना चला था जवानी पानी छोड़े, और पूरा गाना मुझे शायद नहीं याद है क्योंकि पूरा गाना ऐसे गाने में सुनता बहुत कम सुनता हूँ। जो कानों में आवाज पड़ जाती है तो सुनना ही पड़ता है, बाकी तो बहुत ही कम सुनते हैं हम ऐसे गाने। तो पूरा गाना कुछ ऐसे है, काम करे ना कलेजवा के पानी जवानी पानी छोड़े। तो जवानी कैसे पानी छोड़ती है? हमें तो ये मालूम नहीं, हम तो अभी बच्चा है। आप ही बताइए कैसे पानी जवानी तो मैं बताता हूँ कि जवानी कैसे पानी छोड़ती है। जो भद्दे गाने हैं, जो कमेंटे हैं भद्दे गानों पे, उनके भोजपुरी गानों के पास कुछ शब्द नहीं बचे हैं जो हिंदी में है। उन शब्दों को वो गलत तरीके से इस्तेमाल करके इन गानों में प्रयोग कर रहे हैं और इन मासूम बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे जब भी गाने सुनते हैं नाटक नौटंकी या किसी नाच में, तो बच्चे दौड़ने लगते हैं, पढ़ाई छोड़कर अपना घर का काम छोड़कर दौड़ने लगते हैं। तो दूसरे व्यक्ति से तो हम पूछते हैं दूसरे बच्चे से, तो बताओ जवानी कैसे पानी छोड़ती है? अभी हम बच्चे हैं, क्या जाने, तुम ही बताओ। तो कुछ दो शब्द बताओ, जवानी कैसे पानी छोड़ती है? जवानी पानी छोड़ती है। तो छोड़ती है पानी, मतलब पानी का मतलब अभी बच्चों को नहीं पता है, ना मैं बताना चाहूंगा इनको, क्योंकि ये बताना बहुत ही खराब बात होगी। और ये गानों का अर्थ लोग सुन तो लेते हैं मगर गानों का अर्थ जरूर निकालते हैं, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बजट में जिन नए रिफॉर्म्स का ऐलान किया गया है वो अर्थव्यवस्था को गति देने, देश के प्रत्येक नागरिक को आर्थिक रूप से सशक्त करने और इस दशक में अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने का और गति देने का काम करेंगे। रोजगार के प्रमुख क्षेत्र होते हैं एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाने के लिए इन चारों पर इस बजट में बहुत जोर दिया गया है। किसान की आय दोगुनी हो, इसके प्रयासों के साथ ही 16 एक्शन पॉइंट्स बनाए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे। बजट में कृषि क्षेत्र के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाई गई है, जिससे परंपरागत तौर तरीकों के साथ ही हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री ऐसे क्षेत्रों में वैल्यू एडिशन बढ़ेगा और इससे भी नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। ब्लू इकोनॉमी के अंतर्गत युवाओं को फिश प्रोसेसिंग और मार्केटिंग क्षेत्र में भी नए अवसर मिलेंगे। टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए नए मिशन की घोषणा हुई है। मैन मेड फाइबर को भारत में प्रोड्यूस करने के लिए उसके रॉ मटेरियल के ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफॉर्म किया गया है। इस रिफॉर्म की पिछले 3 दशकों से मांग हो रही थी। आयुष्मान भारत योजना ने देश के हेल्थ सेक्टर को नया विस्तार दिया है। इस सेक्टर में ह्यूमन रिसोर्स, उसके डेवलपमेंट, डॉक्टर हो, नर्स हो, अटेंडेंट हो, इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा स्कोप बना है। इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नए निर्णय लिए गए हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा देने के लिए इस बजट में हमने अनेक योजनाबद्ध रूप तरीके से प्रयास किए हैं। नए स्मार्ट सिटीज हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, डेटा सेंटर पार्क्स हो, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों के लिए आवश्यक जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए वो लिए गए हैं। इसके द्वारा भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा। बजट में युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार के आधुनिक भारत के निर्माण में जो जो स्किल की जरूरत है उस फोकस को बल दिया जाएगा और स्किल में भी एरिया को फोकस करने के कॉम्बिनेशन पर बल दिया जाएगा। जैसे डिग्री कोर्सेज में एंटरप्रेन्योरशिप, लोकल बॉडीज में इंटर्नशिप और ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज की भी व्यवस्था का ऐलान किया गया है। भारत से जो युवा नौकरी के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ब्रिज कोर्सेज की व्यवस्था भी की जा रही है। एक्सपोर्ट और एमएसएमई सेक्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को ड्राइव करता है। बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अनेक नई घोषणाओं के साथ साथ हर डिस्ट्रिक्ट को
एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी योजना का इसमें निर्णय लिया गया है। छोटे उद्यमों की फाइनेंसिंग के लिए भी कई नई पहल हुई है। आधुनिक भारत के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही महत्व है। इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा आधार होता है, ये सब कोई जानते हैं। 100 लाख करोड़ रुपए से 6500 प्रोजेक्ट्स का निर्माण बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर तो बढ़ाएगा, देश के विकास के हर क्षेत्र को वो एक नई ताकत देगा। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी से भी व्यापार, कारोबार और रोजगार तीनों क्षेत्रों को लाभ होगा। देश में 100 एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य सामान्य मानवी की हवाई उड़ान को नई ऊंचाई देगा। भारत के पर्यटन सेक्टर के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है और टूरिज्म से कम पूंजी निवेश से अधिक रोजगार की, अधिक इनकम जनरेशन की संभावनाएं होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम स्टार्टअप्स के जरिए और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के जरिए युवा ऊर्जा को नई ताकत देंगे। टैक्स स्ट्रक्चर में मूलभूत बदलावों के कारण भारत में अनेक सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन की संभावना भी बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी आवश्यकता होती है और प्रमुख ड्राइवर होता है। इस दिशा में कुछ ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर की लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए प्रबंध किए जा रहे हैं। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स डीडीटी उसको हटाने के कारण कंपनियों के हाथ में 25,000 करोड़ रुपया आएंगे जो उनको आगे इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगे। बाहर के निवेश को भारत में आकर्षित करने के लिए विभिन्न टैक्स कंसेशन भी इस बजट में दिए गए हैं। स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दिए गए हैं। ये सभी फैसले अर्थव्यवस्था को तेज गति से बढ़ाने और इसके जरिए युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएंगे। अब हम इनकम टैक्स की व्यवस्था में विवाद से विश्वास के सफर पर चल पड़े हैं। हमारे कंपनी कानूनों में जो भी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती हैं और उसमें कई सालों से क्रिमिनल एलिमेंट है, एक प्रकार से परेशानी का कारण है सामान्य नागरिक को, उन्हें अब डीक्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है। इसके साथ साथ टैक्स पेयर चार्टर के द्वारा टैक्स पेयर्स के अधिकारों को स्पष्ट किया जाएगा। दुनिया में शायद बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पर टैक्स पेयर चार्टर की कल्पना की गई है। भारत आज एक प्रगतिशील कदम उठा रहा है। एमएसएमई से जुड़े छोटे उद्यमियों पर हमारी सरकार ने हमेशा भरोसा किया है। हम नागरिकों पर विश्वास करने वाली सरकार है। अब 5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर पर ऑडिट की आवश्यकता नहीं होगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले ये सीमा 1 करोड़ रुपए तक ही थी, अब इसे 5 करोड़ कर दिया गया है। एक और बड़ा फैसला डिपॉजिटर्स इंश्योरेंस को लेकर हुआ है। बैंकों में, और ये खास करके मध्यम वर्ग के लिए होता है, निम्न मध्यम वर्ग के लिए होता है, वो अपने जीवन की पूंजी को बचा के रखता है और कभी संकट में पड़ जाता है। बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है,
ये विश्वास दिलाने के लिए अब डिपॉजिट इंश्योरेंस की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मतलब कि एक प्रकार से जो छोटे डिपॉजिटर्स होते हैं 98 to 99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की कमिटमेंट को इस बजट ने और मजबूत किया है। फेसलेस अपील का प्रावधान, डायरेक्ट टैक्स का नया और सरल स्ट्रक्चर, डिसइन्वेस्टमेंट पर जोर, ऑटो एनरोलमेंट के जरिए यूनिवर्सल पेंशन का प्रावधान, यूनिफाइड प्रोक्योरमेंट सिस्टम की ओर बढ़ना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो लोगों की जिंदगी में से सरकार को कम करेंगे, नागरिकों की शक्ति बढ़ाएंगे, समाज ताकतवर होगा और उनकी ईज ऑफ लिविंग के हमारे मकसद को कई कदम आगे ले जाएगा। मैक्सिमम गवर्नेंस की दिशा में 1 लाख ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी, स्कूल, हेल्थ और वेलनेस सेंटर एवं पुलिस स्टेशन को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना एक ऐतिहासिक शुरुआत होगी और इसके दूर सुदूर के छोटे गांवों में भी लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के द्वारा गरीब से गरीब बच्चे को, आदिवासी बच्चे को, दलित बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना संभव होगा। आज सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं। नौकरी के लिए साल में ट्रैवलिंग करता है, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम देने जाता है, बार बार वो एंट्रेंस नौकरी के लिए परीक्षाएं देता रहता है। इस व्यवस्था को बदलकर अब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा लिए गए ऑनलाइन और वो भी डिस्ट्रिक्ट में कॉमन एग्जाम के जरिए नियुक्तियां की जाएगी। एक ही एग्जाम होगी, बैंक वाला भी उसका उपयोग कर सकता है, रेलवे वाला भी उपयोग कर सकता है, सरकारी अन्य विभाग भी उपयोग कर सकते हैं। इसके कारण युवकों को बार बार अपना समय इस काम में नहीं लगाना होगा। किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट करने और ट्रांसपोर्ट के लिए किसान रेल और कृषि उड़ान के द्वारा नई व्यवस्था बनाई जाएगी। मुझे विश्वास है कि ये बजट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, डिमांड और कंजम्पशन को बढ़ाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम और क्रेडिट फ्लो में नई स्फूर्ति लाएगा। ये बजट देश की वर्तमान आवश्यकताओं के साथ ही इस दशक में भविष्य की अपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा। मैं एक बार फिर देश को, निर्मला जी को और वित्त मंत्रालय की टीम को इस बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।